विषय को मैं बहुत पहले से बहुत लंबे समय से उठाता रहा हूँ। हमेशा से मैं कहता हूँ जरा बिजली के संकट पर आप ध्यान दीजिए। कुछ दिनों पहले मैंने कुछ दिनों का ब्रेक लिया था। उससे पहले आपको एक प्रोग्राम दिखाया था, मुकाबला जनकपुरी इलाके से, और वहां पर बिजली की क्या तस्वीर है उसका आकलन करके मैंने आपको बताया था। बड़ा क्लियर था कि बिजली की स्थिति बिगड़ने वाली है, सुधरने वाली नहीं है। अब वो स्थिति सबके सामने है, दरों में वृद्धि हो रही, ये खबर आप देख चुके हैं। मैं कुछ बड़ी बेसिक बातें आपके सामने रखूंगा। पिछले 3 सालों में, 2 सालों में खासतौर पर लगातार ही आपसे कह रहा हूं अपने प्रोग्राम्स के जरिए कि इस मुल्क में अभी भी 67% बिजली का उत्पादन वो कोयले पर निर्भर है, यानी कि कोयला डिपेंडेंट है, और 67% जो पावर जनरेशन है वो पूरी तरह से कोल डिपेंडेंट है। तो जब भी आप लोग वैकल्पिक स्रोतों की बात करते हैं, उसमें हाइड्रो पावर भी शामिल है, उसमें सोलर पावर भी शामिल है, अभी भी उसका प्रतिशत बहुत कम है। मई और जुलाई में बिजली की सबसे ज्यादा डिमांड आती है। ये बड़ी पुरानी, मतलब ये कोई नए आंकड़े और आकलन मैं आपको नहीं दे रहा हूं, ये बड़ी पुरानी बातें हैं। सप्लाई घटने का मतलब होता है बिजली में कटौती। ये कैसी तस्वीर होती है जिसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है केंद्र के लिए, राज्य सरकार। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इतना आसान नहीं है। 100 में से 27 प्लांट जो आज की तस्वीर है, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से मजाक में नहीं, थोड़ा गंभीरता से कहता हूं कि मैं ऐसे ऐसे करके हाथ हिलाने वाली चर्चा नहीं करता। ये सब आप लोगों के जीवन से जुड़ी हमारी जिंदगी की रोशनी चली जाएगी। 100 में से 27 प्लांट के पास 4 दिन से कम का कोयला स्टॉक है। 4 दिन से कम का कोयला स्टॉक है। अगले 3 दिनों में कोयला नहीं पहुंचा तो 4 में से 1 प्लांट बंद हो सकता है। मैं आपको आगे विस्तार में ये भी समझाऊंगा कि किस प्लांट से बिजली कहां जाती है। ऐसा नहीं कि जिन प्रदेशों में बिजली की जरूरत बढ़ रही है सारी बिजली वहीं पैदा हो रही है। 100 में से 44 प्लांट के पास 7 दिन से कम का कोयले का स्टॉक है। अगले 6 दिन में कोयला नहीं पहुंचा तो 10 में से 4 प्लांट बंद हो सकते हैं। बंद होने से मतलब ये मत समझिएगा कि वो परमानेंटली बंद होंगे, लेकिन उनके जो मौजूदा ऑपरेशंस हैं जिससे बिजली का निर्माण हो रहा है वो बंद हो सकते हैं। प्लांट बंद होने का मतलब है बिजली का नहीं मिलना। प्लांट्स बंद होने का मतलब है बिजली का नहीं मिलना। एक सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर, जिसमें दिल्ली एक प्रमुख उदाहरण है, बिजली का खुद उत्पादन नहीं होता है। वो अलग अलग राज्यों में जहां उत्पादन होता है, कई तरह के लिस्टेड प्लांट्स हैं, तो वहां से जो बिजली उत्पादित की जाती है उससे अलग अलग राज्यों को दी जाती है। इन सबको समझने के लिए हिमांशु जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए तो ये मसला थोड़ा और आपको समझ में आएगा, और आपको ये भी समझ में आएगा कि कोयले और बिजली का लिंक क्या है। कोयले की किल्लत से पावर सेक्टर में संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के 100 बड़े पावर प्लांट्स में कोयले के मौजूदा स्टॉक पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताजा रिपोर्ट एनडीटीवी के हाथ लगी है, जिससे पता चलता है कि हालात कितने तनाव वाले हैं। बीती 14 जुलाई को आई रिपोर्ट के मुताबिक देश के 7 बड़े पावर प्लांट में सिर्फ 1 दिन के कोयले का स्टॉक है। इंदिरा गांधी एसटीपीपी, सिपट एसटीपीएस, शिसिंगाजी टीपीपी, खापड़खेड़ा टीपीएस, तिरोरा टीपीएस, रायलसीमा टीपीएस और सिमाद्री शामिल हैं। जबकि देश में 27 ऐसे पावर प्लांट हैं जिनके पास 4 दिन से कम का स्टॉक है, और 44 पावर प्लांट के पास कोयला स्टॉक 7 दिनों से भी कम बचा है। पावर स्टेशंस के कोयले का स्टॉक एनहांस किया जाए, उसके लिए जो काम करना पड़ेगा, जो उचित कदम उठाने पड़ेंगे, उसमें सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है। तय मानकों के मुताबिक देश के 100 पावर प्लांट्स में आमतौर पर 21 दिनों के लिए कोयले का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि बीती गलतियों से सबक लेने की कोशिश नहीं हुई है। देश में कोयला संकट ऐसे समय पर खड़ा हुआ है
जब तेज गर्मी की वजह से देश में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में समय रहते अगर कोयले की सप्लाई में सुधार नहीं किया गया तो देश में आने वाले दिनों में एक बड़ा बिजली संकट खड़ा हो सकता है। दिल्ली से एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। वसत कुछ खास मेहमान मौजूद है। नरेंद्र तनेजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि नेशनल कन्वीनर है एनर्जी सेल के भारतीय जनता पार्टी के। नरेंद्र, हमारी बहुत चर्चा हुई है ऊर्जा और पावर के विषय में पिछले 2-3 सालों में। खासतौर पर वीके मित्तल साहब मौजूद है, जो कि आम आदमी पार्टी की रिसर्च सेल के हेड हैं। इन्होंने मूलतः वो प्रपोजल बनाया था 50% टैरिफ कम करने का, लेकिन उनकी अपनी दलीलें मित्तल साहब की अलग हैं। सत्यव्रत चतुर्वेदी को आप सब जानते हैं, कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं और राज्यसभा से वो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं और हिमांशु से ही हम शुरुआत करेंगे। हिमांशु, पहली चीज जो मैं थोड़ा सा सरलता से समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये कि जहां पर बिजली उत्पादित होती है वहां से बिजली अलग अलग इलाकों में जाती है। जरूरी नहीं है कि जहां पर उत्पादित हो रही हो वहीं उसकी खपत हो। जब मैं आपके ग्राफिक्स देख रहा था तो कोई जगह महाराष्ट्र में है, कोई जगह दूसरी राज्यों में। इसका मतलब क्या है? अगर कोयले की कमी बढ़ती है और यहां के प्लांट्स बंद हो जाते हैं तो इसका एक्चुअल इंपैक्ट, असर क्या होगा या किन राज्यों पर होगा, बता सकते हैं? जी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, आज संकट सबसे बड़ा ये है, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है ये। मई से जुलाई महीने में सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत हिंदुस्तान में होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं। मैंने कहा कि आज मैं तो अगर और सभी लोगों को पता है, जो लोग पावर प्लांट चलाते हैं, बिजली मंत्रालय में जो बड़े अधिकारी काम करते हैं, उन सबको पता है कि इस महीने में पावर प्लांट्स को सबसे ज्यादा कोयले की जरूरत होती है। और औसतन ऐसा तो है नहीं कि ओवरनाइट कोई नया सिनेरियो इंडिया में आ गया है। पावर सेक्टर की क्या जरूरतें हैं, कितना कोयला चाहिए, ये सभी को, सबके पास ये जानकारी है। कभी भी ऐसा लगता है कि हर साल इस मुद्दे पर चर्चा होती है, कोई एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं खोजा गया एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत, जिससे कि आप इस समस्या को एड्रेस करें। इसलिए हम हर साल इस वक्त इस समस्या पर चर्चा भी करते हैं। सरकार आश्वासन देती है, कोई ज़्यादा उसका कागज नतीजा जमीन पर होता नहीं है, आरोप प्रत्यारोप होता, आज भी वही हुआ है। लिस्ट बहुत लंबी है, मेरे पास 100 जो बड़े पावर प्लांट हैं उनकी पूरी लिस्ट है। उनके पास कितना कोयला उनकी ज़रूरत है, कितना उनके पास कोयला होना चाहिए, कितना कोयला उनके पास आज है एक्चुअल में। बड़ी खबर यही है कि 7 पावर प्लांट आज ऐसे कगार पर पहुंच चुके हैं कि उनके पास 24 घंटे के लिए टरबाइन चलाने के लिए कोयला है। यानी अगर 24 घंटे की देरी होती है, जैसे अभी बहुत तेज बारिश हुई, उसकी वजह से अगर यातायात बाधित होता है या ट्रैफिक जाम होता है, 24 घंटा देरी से ट्रक्स पहुंचते हैं उनके पास, तो टरबाइंस को बंद करना। लेकिन हम ये कैलकुलेशन नहीं करके बता सकते कि अगर एक्स प्लांट बंद होगा तो वाई इलाका कौन सा है जहां बिजली नहीं आने की स्थिति बनेगी, ये इसका आकलन करना मुश्किल है। क्योंकि वो आप ग्रिड के जरिए एक स्टेट से दूसरे ये बिजली डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। जहां भी ज्यादा जरूरत है वहां पर कर सकते हैं। आपके मापदंड तय हैं, एक लेवल के आगे आप करेंगे तो फिर आपको रोका भी जाएगा, उसकी का भी पूरा प्रावधान है। लेकिन बड़ा सवाल बस वही है कि ऐसे समय पर जब सबको पता है कि ये संकट इस वक्त इस सीजन में साल में आता है, तो आपने क्या तैयारी कि तो आपने क्या तय? मैं जानता हूं अभी मैं अभी उस डिबेट में नहीं आऊंगा, जब कांग्रेस की सरकार गई, बीजेपी की आई, लेकिन तैयारी क्या थी जब आप मई से जुलाई के पीरियड को पहचानते हैं? आप और हम तो खासतौर पर पहचानते हैं कि इस समय समस्या होती है और यही समस्या होती है। ये जो महीना होता है इसमें आमतौर से देखने की तैयारी इसकी की जाती है, क्योंकि इस महीने में पूरे उत्तर भारत के अंदर खास तौर से बिजली की डिमांड पीक करती है। और दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, वहां बहुत ज्यादा। हम कभी नहीं भूल सकते वो जुलाई का महीना जहां पर आपने बिजली को ओवर विड्रॉ किया था नॉर्दर्न ग्रिड से और ग्रिड कोलैप्स हो गया। एग्जैक्ट, तो ग्रिड कोलैप्स हो गया था, बिजली चली गई थी, जैसा पूरा देश ने उसको देखा, पूरी दुनिया में खबर बनी थी वो जी। तो अब ये जो होता है इसकी तैयारी आमतौर से नवंबर से शुरू हो जाती है और फरवरी तक चलती रहती है। दिल्ली में कौन सी सरकार है, उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार है ना, हरियाणा में जो सरकार है, तो कुल मिलाकर इसकी तैयारी होती है। और चूंकि जो बिजली का वितरण जो है, घर घर बिजली पहुंचाना, ये मूलतः राज्य सरकार का विषय है, केंद्र सरकार का नहीं है। केंद्र सरकार की एक बड़ी भूमिका होती है, लेकिन राज्य सरकार इसको देखता है। अभी क्या हुआ है कि जिस हिसाब से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, जिस हिसाब से मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, जैसे समन्वय होना चाहिए था, जिस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए थी, हुआ क्या कि दिल्ली में एक सरकार आई जो दूसरी दिशा में चल पड़ी। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो किस दिशा में जानती है, वो कोई भी नहीं जानता। अच्छा, और जिस हिसाब से हमने केंद्र सरकार में क्या था, काफी हद तक इलेक्शन मोड में चली गई थी। तो कुल मिला के जिस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए थी गंभीरता के साथ,
वो तैयारी नहीं हो पाई, क्योंकि इसके अंदर दो मसले होते हैं कोयले के अंदर। हमारे यहाँ 67% लगभग जो कुल मिला के बिजली का निर्माण जो है वो उसी पे कोयले से होता है। और जैसा कि अभी व्हीलिंग की बात हुई, हमारे यहाँ ट्रांसमिशन होता है, कभी कभी हमारे पास जो बिजली हम दिल्ली में भी खर्च कर रहे होते हैं वो भूटान से भी आई हुई होती है, मतलब आयात करी गई होती है विदेश से, तो यहां तक होता है। और आने वाले समय में ये बिजली सेंट्रल एशिया से भी आएगी, 2-3 साल के अंदर ऐसी स्थिति बन रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो समन्वय होना चाहिए और उसको लेकर के जो गंभीरता होनी चाहिए सरकार के स्तर पे, कंपनियों के स्तर पे, जो प्लानिंग करते हैं उनके स्तर पे, तो वो मुझे लगता है गंभीरता कहीं नहीं थी। ये जो पूरा सीजन था नवंबर से मार्च तक, इसमें क्या हुआ, हर तरफ से मैंने ये देखा, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कि कहीं भी उतनी संजीदगी से काम नहीं हो रहा था कि गर्मी में तैयारी करो। जो हमने पहले देखा था, जो पूरी दुनिया में जिसने हमारा नाम काला किया था, वो दोबारा ना हो पाए। उसका नतीजा क्या हुआ, दिल्ली सरकार एक तरफ, उत्तर प्रदेश सरकार तो पता नहीं कहां, जैसे मैंने कहा, लगी रहती है, केंद्र सरकार दूसरे मोड में। अब उस समय तो पता नहीं लगा, उस समय तो लापरवाही होगी। आज देश को वो दिख रहा है, रेलवे की क्या हालत है, पूरा फिर भी सवाल पूछेंगे कि आपकी सरकार आने के बाद मई जुलाई के पीरियड को अगर आप पहचानते तो आपने क्या किया? और दूसरा इवैक्यूएशन जो होता है ईंधन का, मतलब कोयले का, जहां से लेकर के और जगह जगह उसको पहुंचाना, वो पूरी तरह जो होता है रेलवे की जिम्मेदारी। और रेलवे की क्या हालत है, आप किसी भी ईमानदार व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो बताएगा रेलवे हमारी कितनी जर्जर स्थिति में है। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, मैं किसी राजनीतिक दल को ब्लेम नहीं कर रहा, बहुत सारे कुल मिलाकर राष्ट्र से नेशनल ये सिचुएशन ये थी। सत्यवत जी, एक कॉम्प्लेक्स इशू है, इसलिए हम इसको ब्रेक कर करके चलने की कोशिश करेंगे। अभी की स्थिति यह है कि हमने 2012 में देखा था जब नॉर्दर्न ग्रिड कोलैप्स हुआ था और उत्तर प्रदेश के ऊपर सीधे और गंभीर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने अधिकार से ज्यादा बिजली को लिया था और इस वजह से नॉर्दर्न ग्रिड कोलैप्स हुआ। तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के उत्तर भारत के अंधेरे की खबर आई थी। हम इस कगार पे खड़े, मैं नहीं जानता कि हिमांशु कल शायद मुझे वो कैलकुलेशन दे सके कि अगर यहां पर ये प्लांट्स नहीं चल पाएंगे तो कौन से इलाके अफेक्ट होंगे। हमारे पास क्या पॉलिसी है, हम क्यों ये मई जुलाई के महीने का इंतजार कर रहे थे? आपने दो चीज़ें कही और दोनों से मैं सहमत हूँ। पहली बात तो ये कि गर्मियों के इस मौसम में मई से और जुलाई के इस दरमियान में बिजली की सबसे ज़्यादा खपत बढ़ती है। सही बात। गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है, सही बात। लोग उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, पंखों के लिए, एसी के लिए बिजली की ज़रूरत, हर चीज़ के लिए बिजली की ज़रूरत है आज की ज़िंदगी में। तो इस दरमियान में हमारी तैयारी अमूमन हो जाती है, जैसा आपने बताया कि वो कोई अक्टूबर नवंबर से लेकर के फरवरी मार्च के बीच में हम ये कोशिश करते हैं कि इस समय पर उत्पादन में गिरावट ना आने पाए, इसलिए कोयले का स्टॉक करते हैं, तमाम तरह के एहतियात बरतते हैं, तमाम इस सीज़न के आने के पहले हम तमाम मेंटेनेंस वर्क करते हैं, ग्रिड्स में तमाम मेंटेनेंस होती है। ये अगर सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हो जाए तो संकट तो फिर भी रहेगा, कमी तो फिर भी इसके बावजूद भी महसूस होगी, लेकिन इतनी ज्यादा कोई बड़ा भारी संकट की स्थिति निर्मित नहीं होती है। पर जब इस दरमियान हमारा ध्यान इस पर कम जाए या किन्हीं अन्य कारणों से, जैसे इस बार अब चुनाव का वक्त था, आपको याद होगा 4-5 राज्यों में भी चुनाव थे उसके पहले, और तत्काल 3 महीने के बाद में फिर लोकसभा के चुनाव पूरे देश में आए। बिल्कुल सही बात है। इस दौर में जो ध्यान इस तरफ जाना चाहिए था, मेरे ख्याल से वो उतना पर्याप्त रूप से नहीं दिया गया। लिहाजा जो हमारी तैयारी होनी चाहिए थी इस सीजन के उत्पादन को चलाए रखने के लिए, ये उसी का खामियाजा है कि आज 1 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 7 दिन ऐसे करके 60 प्लांट ऐसे हैं कि जिनके अंदर आज, जिनके पास में अगर अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर, यानी 3 दिन से लेकर के और 7 दिनों के भीतर फिजिकली कोयला ना अगर नहीं पहुंचा, हाँ, तो बंद हो जाएंगे। नहीं तो कैसा बड़ा संकट आएगा। हाँ। एक बार फिर दुनिया में हमारा नाम बदनाम होने वाला है, क्योंकि उस संकट से एक साथ इतने सारे प्लांट बंद हो जाना, आपको शायद एक जानकारी ना हो, मैं उसको बता दूं जी। बहुत सारे पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट खास तौर से हमारे, ज्यादातर कोशिश ये की गई कि जिन इलाकों में कोयले का उत्पादन होता है हम उसके नजदीक ही रखें। जी, बिल्कुल सही बात। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पावर प्लांट हैं, हाँ, जो कोयले के उत्पादन की स्पॉट से या जगह से मीलों, सैकड़ों मील दूर हैं, विभिन्न अन्य कारणों से वो वहां बनाए गए हैं। जो लिंकेज है वो हर पावर प्लांट को किस खदान से कोयला मिलेगा, इसके लिए हर पावर प्लांट की एक लिंक तैयार की गई, किस शेड्यूल से मिलेगा वो भी लिंक तैयार की गई। अब अगर उसको नहीं मिल पाया कोयला, जैसा ये बता रहे हैं
अब ये कोयला ट्रक से नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि ट्रक से पहुंचने वाला कोयले की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि पावर प्लांट में खपत जो लिंकेजेस के माध्यम से कोयला वो लिंकेजेस के माध्यम से रैक के रैक ट्रेन से लोड करके ले जाने पड़ते हैं, वहां पहुंचाना पड़ता है। आज पिछले 1-1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जो इसमें गैप रह गया, उसका खामियाजा सामने आ गया। मित्तल साहब, यही यहां पर प्रॉब्लम है। एक मैं हमेशा से आपसे कहता रहा हूं, आप भी मेरी राय से इत्तेफाक रखते हैं कि भाई एक किस्म की पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स है बिजली को लेकर। दूसरा जो मैं अपने इस वक्त के आज के कार्यक्रम में के दर्शकों को भी समझाना चाहता हूं कि दूसरा समझिए कि कोयले और बिजली का बड़ा घनिष्ठ लिंक है। मतलब एक्सक्यूज मी, आप कतई ये न समझे कि दोनों अलग बात है। मैं हमेशा कहता था जब कोल स्कैम हुआ तो मैं मूलतः मानता था कि उसके होने का कारण यह था कि कोयला एक किस्म का ब्लैक डायमंड है यहां पर, और उसकी माइनिंग को बढ़ोतरी देने के लिए एक तरह से आपने उस सेक्टर को प्राइवेटाइज किया, लेकिन उत्पादन जो है वो 2% भी नहीं बढ़ पाया। और ये सारे आंकड़े बोलते हैं, मतलब इसमें सरकारों को आज कल अगर इनके यहां 2% नहीं बढ़ पाया तो बीजेपी पे ये आरोप लगेगा। अल्टीमेटली बिजली के प्रोडक्शन को बेटर करने के लिए थर्मल चैनल से ही आप कुछ नहीं कर पाए, ऊपर से पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स होती है बिजली के ऊपर। देखिए, मैं आपको जी कुछ फैक्ट्स बताता हूं। प्लीज प्लीज प्लीज। दिल्ली को मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पिछले साल, मतलब इस साल के लिए 6000 एस्टिमेटेड जो डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से प्रोजेक्ट की थी वो थी करीबन 6240 मेगावाट के करीब। तो दिल्ली को सरकार ने 6300 मेगावाट अलॉट किया और करीबन 45 जनरेटिंग स्टेशंस, उसमें सारे के सारे 98% जो स्टेशंस हैं वो सेंट्रल सेक्टर जनरेटिंग स्टेशंस हैं। कुछ दिल्ली सरकार के अपने भी हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर अक्रॉस द कंट्री। तो मतलब 45-46 स्टेशन से बिजली आती है। कुछ हाइडल स्टेशंस हैं, कुछ थर्मल हैं, कुछ सोलर वगैरह के भी हैं। अलॉटेड पावर जो दी गई दिल्ली को, दिल्ली की डिमांड से ज्यादा दी गई। तो ये कहना कि साहब दिल्ली की सरकार ने क्या नहीं किया, क्या ये सब अजीब, आई डोंट एग्री विद दिस, इट्स अ फैक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की रिपोर्ट है, पढ़ लिया जाए। ठीक। दिल्ली, आप ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान में कोयले का प्रोडक्शन, कोयले की कंजम्पशन के मुकाबले 70% है। बाकी पावर प्लांट्स जो हैं, जो मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया, जगह जगह से कोयला आता है। गर्मी के दिनों में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सर्दियों में कम रहती है, तो कम प्रोडक्शन होने से भी गुजारा हो जाता है। लेकिन हर साल पावर की कंजम्पशन बढ़ रही है, हर साल पावर स्टेशंस बढ़ रहे हैं, हर साल कोयले की डिमांड जो जनरेशन के लिए चाहिए वो बढ़ रही है। आपके पास ना तो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है, मोनोपोलिस्टिक आपका प्रोडक्शन है कोल इंडिया का, प्रैक्टिकली सारा सेक्टर कोल इंडिया ने कंट्रोल किया हुआ है। वो खुद प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पा रही है। जो मिलता है जनरेटिंग स्टेशंस को वो थर्ड रेट कोयला मिलता है। 40 ये सही बात है, ये मैं 45 कोयले की जो सही बात है, कोयले की खुद की जो क्वालिटी है ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो 40 से 45% साहब उसमें राख मिली और पत्थर मिली हुए आ रहे हैं। कोल इंडिया जो कोयला सप्लाई कर रहा है 40 से 45%, ये फैक्ट है। सीबीआई ने कई जगह रेड भी की है, काफी लोग पकड़े भी गए हैं, केसेस भी चल रहे हैं। तो दो इश्यूज जो मेजर है, देखिए जनरेटिंग कैपेसिटी जितनी है और जो स्टेट्स को अलॉकेटेड पावर हर स्टेट को अलॉट करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और 15% उसके ऑन टॉप ऑफ इट 15% सेंटर पे पास रख लेता है। 15% कोटा सेंटर का, डिस्क्रिशनरी कोटा किसी को भी दे सकता है वो। सवाल ये है कि आपके पास कोयले का प्रोडक्शन नहीं है। मोदी जी ने पिछले बार भी कहा था और अभी भी कहते रहे हैं कि इस देश के अंदर कोयला नहीं है, पावर स्टेशंस खाली पड़े हुए, नंबर 1। दूसरी चीज रेलवेज की जो हालत है, आपके पास ट्रैक कैपेसिटी नहीं है, वैगन कैपेसिटी नहीं है कैरी करने के लिए। भाई आपके पास सड़क तो उतनी चौड़ी है, आप उस पे 5 गाड़ियां बढ़ा सकते हो, तो आप 10 गाड़ियां तो नहीं बढ़ा सकते ना। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। और एक छोटा सा पॉइंट इसमें ये था, हाँ, मैं एक ब्रेक लूंगा फिर आऊंगा। जो 100 पावर प्लांट है उसमें से 75% 75 पावर प्लांट्स में कोयला रेल के जरिए पहुंचता है। तो सवाल ये तो स्वाभाविक है। जैसे उन्होंने कहा, सवाल ये है, और कोई तरीका नहीं है। या तो आप लिंकेजेस के ट्रैक्स इस्तेमाल करेंगे या आप रेलवे का रास्ता इस्तेमाल करेंगे। आप ट्रकों में लाद के कोयला नहीं पहुंचा सकते। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें आ रही है हाँ, कि हम पावर स्टेशन बना दिया,
हाँ, एक्स जगह बना दिया, झज्जर में बना दिया, उसको कोयला 1700 किलोमीटर दूर महानदी से आता है। हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट बिजली की 9 साढ़े 9 रुपए हो गई वहां पर, झज्जर की। कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपने पावर स्टेशन बना दिया, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि पावर स्टेशन तो आपने बना दिया, लेकिन आपने ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ाई नहीं, जनरेशन, आपने डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी बढ़ाई नहीं, अब आपने रॉ फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी बढ़ाई नहीं। पावर स्टेशन बढ़ाने से, अब जैसे पिछली बार भी था, मुद्दा उठा था कि इसमें छत्तीसगढ़ के अंदर 9000 मेगावाट पावर प्रोड्यूस होती है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। आसपास सारे कोल पिट हेड्स के पास वो स्टेशन लगे हुए हैं। उस स्टेट की रिक्वायरमेंट 3000 से 3500 मेगावाट है। 5.5 से 6000 मेगावाट आप पावर निकाल ही नहीं पाते हैं, वहां से पूरी पावर नहीं निकाल पाते हैं। पर यही हालत पंजाब में, यही हालत दिल्ली के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब एक बात और कहना चाहूंगा जो हमारी सबकी बातों से बिल्कुल दूर ओझल होकर के रह गई है, जो एक बड़ा बिटर फैक्ट है। क्या? आप जरा उठाकर के रिपोर्ट्स देखिए, हमारे देश में जितनी बिजली उत्पादित होती है, ट्रांसमिशन लॉस उसका कितना होता है? हाँ, टीएनडी तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कई राज्यों की लगभग टोटल कुल उत्पादन का लगभग 45% कम हुआ है। 45% बिजली आज भी ट्रांसमिशन लॉस के नाम से बट्टे खाते में डलती है। ये ट्रांसमिशन लॉस केवल टेक्निकल कारणों से नहीं होता है, ये ट्रांसमिशन लॉस अनेक अन्य कारणों से, जिसमें राजनीतिक भी शामिल है, जिसमें बिजली की चोरी, ससंगठित चोरी बिजली की, ये छोटे मोटे ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं तार लगा लेते हैं, ये उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालती। वो बिजली की चोरी जो बड़े पैमाने के ऊपर होती है, बड़े बड़े कारखानों में और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, वो सब मिला करके ये जो डिप्लीशन आता है हमारी सप्लाई सिस्टम में, उसमें एक बड़ा भारी हाथ उसका है। मैं पहले यहाँ पे एक ब्रेक में कहा कि बहुत व्यापक विषय है, बहुत बड़ा विषय है, इसलिए कोशिश कर रहा हूं इसको कुछ पॉइंट्स में बांध कर रखने की। हिमांशु की रिपोर्ट, जिसको कि मैंने आधार बनाया इस कार्यक्रम का, आज वो सीधी बात यह कहती है कि एक्स पावर प्लांट्स हैं, उनमें कोयले की सख्त जरूरत है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कुछ उसमें से ऐसे हैं कि जिनमें अगर कोयला 24 घंटों में नहीं पहुंचा तो वो बंद हो जाएंगे। 67% जो है आपकी बिजली, उसका निर्माण, उसका प्रोडक्शन वो कोयले पर निर्भर है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि सब लोग ये जानते हैं, नरेंद्र तनेजा और मैं इस बिजली के विषय पर पता नहीं कितने वक्त से कार्यक्रम कर रहे हैं, सब ये जानते हैं कि मई से जुलाई का वो समय है जहां पर स्वाभाविक तौर से बिजली की खपत की मात्रा बढ़ने की वजह से ये क्राइसिस होती है, जिसका एकमात्र समाधान है कि उसको एंटिसिपेट करते हुए जिसको जितने कोयले की जरूरत हो वो वहां तक पहुंच जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो पाता, हम इस पॉइंट पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।